नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वी डिजर्व अकेडमी पर। और आज हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स के कुछ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके सभी कंपटीशन एग्जाम्स में काम आएंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर है राजस्थान का, जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है उसका हाल ही में एग्जाम हुआ था और नए पैटर्न के हिसाब से उसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मोस्टली जो पुराने हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनसे ही उठाए जाते हैं, पर कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस भी हैं इसमें। तो ये सभी 30 क्वेश्चन अपन आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ये आपको आगे के एग्जाम्स और आगे के आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स में मदद करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इसकी सिर्फ आंसर की देखना चाहते होंगे, तो वो इस वीडियो के एंड में चले जाएं, वहाँ आपको इसकी आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करते हैं और फटाफट अपन इसको ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। 30 क्वेश्चन को टारगेट करेंगे कि अपन 20 मिनट में खत्म कर लें। तो एक एक करके अपन देखते हैं फटाफट। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कि एक थायरिस्टर मूल रूप से किस प्रकार का डिवाइस होता है। थायरिस्टर इज बेसिकली, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं किस तरह की डिवाइस होती है। एससीआर एक 4 लेयर डिवाइस होती है जिसमें एक पी, एक एन, एक पी और एक और एन, इस तरीके से लेयर्ड होते हैं। लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, 4 लेयर 3 जंक्शन का स्ट्रक्चर होता है। आउटर पी को एनोड बोला जाता है, आउटर एन को कैथोड बोला जाता है और इनर पी पर हम गेट कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सीधा सा आंसर क्या हो जाता है कि एक पीएन डिवाइस है। क्या डायरेक्ट ट्रायक का कॉम्बिनेशन है? नहीं, डायरेक्ट ट्रायक एक अलग चीज़ है, उनका कंस्ट्रक्शन एकदम अलग होता है। थायरिस्टर सेट ऑफ एससीआर से नहीं, एससीआर को ही आम भाषा में थायरिस्टर कहा जाता है। थायरिस्टर एक एससीआर डायरेक्ट और ट्रायक है, सेट है इनका? नहीं, ये भी नहीं है। तो आंसर हो गया ए, पीएनपी डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं अपन अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ए थायरिस्टर इक्विवेलेंट ऑफ थायरटन ट्यूब इज ए। अब देखो थायरिस्टर क्या है। बेसिकली थायरिस्टर एक फैमिली है। थायरिस्टर जो है फैमिली ऑफ डिवाइसेस है जिसमें सभी प्रकार के स्विचेस, पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हैं बहुत सारे। उनमें से मोस्टली एससीआर को ही थायरिस्टर हम आम भाषा में बोल देते हैं। तो यहां पर भी थायरिस्टर, थायरटन ट्यूब के इक्विवेलेंट कौन हो जाएगा? एससीआर, क्योंकि एससीआर भी एक छोटे से वोल्टेज से, बेसिकली थायरटन ट्यूब क्या करती थी, थायरटन ट्यूब में एक छोटे वोल्टेज की मदद से एक बड़े वोल्टेज को कंट्रोल्स स्विचिंग ऑफ पावर रेटिंग। पावर रेटिंग को स्विच करने के लिए एक छोटे से वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता था थायरटन ट्यूब में। वही काम एससीआर में किया जाता है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रायक इज ए 2 टर्मिनल स्विच है? नहीं। 2 टर्मिनल बायलेटरल है? नहीं। 2 टर्मिनल जैसे डायोड यूनिलेटरल हो गया। 2 टर्मिनल बायलेटरल मतलब डायक। 4 टर्मिनल बायलेटरल स्विच, 4 टर्मिनल किस डिवाइस में होते हैं? तो 4 टर्मिनल की बात आ गई है। 4 टर्मिनल की डिवाइस सोचोगे तो एकदम से याद भी नहीं आएगी। 3 टर्मिनल की बहुत सारी डिवाइसेज याद होगी, पर ट्रायक क्या है? 3 टर्मिनल है और बायलेटरल है। क्यों? क्योंकि ट्रायक में दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है। इस तरह से हम ट्रायक का सिंबल बनाते हैं, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, जिसमें एक गेट सिग्नल भी यहाँ पर रहता है। ये थोड़, ये कैथोड और एक गेट। ठीक है, और एनोड कैथोड ना बोल के वहाँ पर क्या है, मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 ऐसे कहा जाता है। आप इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है और कैसे गेट कनेक्टेड होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में आप देखेंगे बड़ा ही सिंपल सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो फिगर दिख रहा है ये किसका है? इसी में अगर यहाँ पर गेट होता तो ये ट्रायक हो जाता, पर बिना गेट टर्मिनल कंट्रोल के ये क्या है? सिर्फ एक डायोड है। 2 एंटी पैरेलल डायोड्स कनेक्टेड हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? डायक। एससीआर इज विच कंट्रोल एलिमेंट इज? एससीआर में कौन सा कंट्रोल एलिमेंट होता है? तो एनोड कैथोड तो मेन टर्मिनल होते हैं एससीआर के। गेट टर्मिनल जो होता है वही कंट्रोलिंग होता है। यूजेटी को कभी कभी क्या कहा जाता है इनमें से? डबल बेस्ड, सिंगल बेस्ड डायोड, ए रेक्टिफायर डायोड, ए स्विचिंग डायोड। तो इसका आंसर है ए डबल बेस्ड डायोड। क्यों? तो डबल बेस क्यों बोलते हैं? बेसिकली अगर आप इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन इसका कुछ इस प्रकार का होता है।
ये बाहर वाला एन मटेरियल, ये पी मटेरियल, ऊपर वाले को अपन बोल देते हैं B2 और नीचे वाले को बोल देते हैं B1 और ये हमारा हो जाता है एमीटर। तो दोनों साइड में बेसिकली बेस बोला जाता है, तो डबल बेस इसको इस तरीके से बोल देते हैं। और एक्चुअली क्या है, ये जो इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए एक रिवर्स बायस वोल्टेज लगाता हूँ, तो ये जंक्शन जो यहाँ पर है, ये जंक्शन की विड्थ बढ़ेगी, जंक्शन की विड्थ बढ़ेगी तो ये दो भागों में बांट देगी इसको, पूरी डिवाइस को। तो इस प्रकार ये डबल बेस जंक्शन बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज इनपुट के लिए 6 पल्स हाफ वेव रेक्टिफायर की रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो जब इसने साफ साफ कह दिया 6 पल्स, तो जितने पल्सेस होते हैं तो फंडामेंटल रिपल क्या हो जाती है अपनी? फंडामेंटल रिपल हो जाती है वो पल्स इनटू नंबर ऑफ पल्स इनटू फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर अपनी को पता चल रहा है क्या कि हमारी 60 हर्ट्ज की सप्लाई है और 6 पल्स बोला जा रहा है, तो 6 इंटू 60 360 हर्ट्ज हमारी बेसिक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फंडामेंटल रिपल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस डज नॉट हैव गेट टर्मिनल? तो सिंपल सा आंसर है, जब आप अगर इसका कंस्ट्रक्शन याद होगा और अगर आप ऊपर भी देखते तो यहां पर डायग्राम दिया हुआ है डायक का, डायक में कोई गेट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डायक। कंस्ट्रक्शन अगर अपन को याद है तो हो जाएगा सिंपल। वार्ड लियोनार्ड सिस्टम किस लिए यूज आता है? किस मशीन की स्पीड कंट्रोल में यूज आता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। और कन्फ्यूजन 3 फेज मोटर और डीसी मोटर को लेकर आपको हो सकता है, पर ये डीसी मोटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है वार्ड लियोनार्ड मेथड, स्पीड कंट्रोल का मेथड है। ठीक है। ए डिवाइस दैट डज नॉट एग्जिबिट नेगेटिव रेजिस्टेंस, कौन सी डिवाइस जो नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं दिखाती? यूजेटी दिखाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक वैली पॉइंट आता है। अगर आपको इसका कर्व याद हो तो इस तरह का वैली पॉइंट आता है, तो ये यूजेटी का कर्व इस तरह का बनता है। इसी प्रकार टनल डायोड में भी जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं और उसी टनल में से निकलना चाहते हैं जो जंक्शन की वजह से बनी है, तो सेम स्पेस में से जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो रेजिस्टेंस नेगेटिव शो होता है। तो यानी ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा नहीं, ये दोनों आंसर होंगे नहीं। तो आप ऐसे भी समझ सकते थे इसको कि आंसर हो जाएगा एफईटी। और अगर एफईटी का ऑपरेशन आपको याद होता तो आप आराम से इस आंसर को कर सकते, इस क्वेश्चन को समझ सकते थे कि नेगेटिव रेजिस्टेंस का कोई फीचर उसमें शो नहीं होता है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। एससीआर सीरीज कनेक्शन करने के लिए जो इक्वलाइजिंग सर्किट लगाया जाता है एससीआर सीरीज ऑपरेशन में, वो किस वजह से लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? इक्वलाइजिंग सर्किट आर प्रोवाइडेड अक्रॉस ईच एससीआर इन सीरीज ऑपरेशन टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। करंट डिस्ट्रीब्यूशन के से हमें कोई मतलब नहीं है जब सीरीज ऑपरेशन है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। ऑल ऑफ द अबव भी कैंसिल हो गया इसकी वजह से। और फायरिंग ऑफ एससीआर तो एक अलग ही सर्किट होगा फायरिंग का, जिसको कंट्रोल करके सभी एससीआर जो सीरीज में लगे हुए हैं उनकी फायरिंग कंट्रोल की जा सकती है। मेन दिक्कत कहाँ आती है? जब हम एससीआर को सीरीज में लगाते हैं, जब हम एससीआर को सीरीज में लगाते हैं तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इनका जब ये कंडक्ट करेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा, वो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा इन तीनों का, उन तीनों में इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है और करंट सेम होने की वजह से इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इन दोनों के अक्रॉस V2 और इस तीसरे के अक्रॉस V3 अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए इक्वलाइजिंग सर्किट लगाया जाता है ताकि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस सेम रहे। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 11 का हो जाएगा बी। 12 पे आ जाओ। थायरिस्टर इज टर्न्ड ऑफ व्हेन एनोड करंट फॉल्स बिलो। बहुत सिंपल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको होल्डिंग करंट, लैचिंग करंट का फंडा याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फॉरवर्ड करंट जब थायरिस्टर कंडक्ट करता है तब चलती है, यानी कंडक्शन मोड में फॉरवर्ड करंट रहेगा, यानी टर्न ऑफ की तो बात ही नहीं है। दो करंट है, लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट। लैचिंग करंट क्या होती है कि जब हम टर्न ऑन करते हैं थायरिस्टर को, तो टर्न ऑन करते टाइम अगर लैचिंग से ऊपर है, जैसे ही लैचिंग से ऊपर जाता है, कब? ड्यूरिंग टर्न ऑन, तो थायरिस्टर फिर लैच हो जाता है, कुंडी लग जाती है, कड़ी बंध जाती है। अब वो कंडक्ट करता रहेगा, भले ही आप गेट पल्स हटा लो। पर जब हम टर्न ऑफ कर रहे हैं, ड्यूरिंग टर्न ऑफ,
एक और करंट होता है होल्डिंग करंट। अगर होल्डिंग करंट से नीचे नहीं आ पा रहा है करंट, तो इसका मतलब अभी भी उसमें चार्ज कैरियर्स हैं और वो कंडक्ट करता रहेगा। और जब होल्डिंग करंट से नीचे आ जाता है तो चार्ज कैरियर्स की क्वांटिटी जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनकी इतनी कम हो गई कि अब कंडक्शन सस्टेन नहीं कर पाएगा और गेट पल्स आपको वापस रिक्वायर्ड होगी जब आपको कंडक्ट कराना होगा। तो यानी अगर मुझे टर्न ऑफ करना है थायरिस्टर को तो उसका करंट होल्डिंग करंट से नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 12 का सी। 13 में आ जाओ, यूजेटी का इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। सिंपल सा है, ये जो भी मैंने यहाँ पर बनाया था यूजेटी का स्ट्रक्चर, उससे से अपन समझ लेते हैं दोबारा। ये एन पी, ये एमीटर, बेस B2, बेस B1 बोल देता हूँ मैं। जब जंक्शन बनता है यहाँ पर तो जंक्शन कुछ इस तरह से बनता है और दो पार्ट बन जाते हैं। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊँ तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऊपर, एक रेजिस्टेंस नीचे, इस तरीके से बन जाता है। B2 रेजिस्टेंस इधर बोल रहे हैं, B1 रेजिस्टेंस इधर बोल रहे हैं। तो इंट्रिंसिक, तो यहाँ पर जो भी मुझे गेट वोल्टेज लगाना है उसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है बेसिकली इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। तो RB1 बटे RB1 प्लस RB2 ये कितना है, इसके आधार पर ही अपन यहाँ पर वोल्टेज लगाते हैं जिसके आधार पर ये कंडक्शन होता है। तो इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो क्या कहलाएगा, ए। आंसर हो जाएगा 13 का। 14 पे आ जाते हैं, सिलिकॉन किस SCR किसका बना होता है। ये मैं आपको, जो मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की पहली क्लास ली थी, वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, उसमें आप देख सकते हैं। वहाँ भी मैंने बताया था क्यों सिलिकॉन ही इस्तेमाल किया जाता है SCR बनाने के लिए। 14 का आंसर हो जाएगा ए। DC मोटर को जब चॉपर कंट्रोल से कंट्रोल करते हैं तो वो बेसिकली क्या वेरी कर रहा है। चॉपर जो है हमारा, जो DC वोल्टेज है उसका, या तो चॉपर की मदद से हम इनपुट में DC देते हैं और जब हम उसे चॉपर में से फ्लो करवाते हैं या चॉपर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक आउटपुट मिलता है। इनपुट भी DC होगा, आउटपुट भी DC होगा, पर इनपुट जो DC होता है वो फिक्स्ड होता है और आउटपुट जो मिलता है चॉपर का वो वेरिएबल मिल सकता है। वेरिएबल मतलब वो कम भी हो सकता है एंड हाई भी हो सकता है। लो के लिए स्टेप डाउन चॉपर इस्तेमाल किया जाएगा, हाई के लिए स्टेप अप चॉपर इस्तेमाल किया जाएगा। तो बेसिकली चॉपर क्या कर रहा है, चॉपर वोल्टेज को कम ज़्यादा कर रहा है। और DC मोटर में जब अपन चॉपर से कंट्रोल करते हैं उसकी स्पीड, तो बेसिकली अपन इनपुट वोल्टेज को ही कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 15 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 16। इन अ थायरिस्टर di/dt, यहाँ थोड़ा करेक्शन है, di/AT नहीं di/dt होगा। प्रोटेक्शन अगर मुझे अचीव करनी है तो हमें किस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा थायरिस्टर की di/dt प्रोटेक्शन में। बेसिकली क्या है, di/dt मतलब करंट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो L इन सीरीज विथ थायरिस्टर ही इसका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इंडक्टर की एक खास प्रॉपर्टी है, L क्या करता है, अपोज द चेंज इन करंट। करंट में होने वाले चेंज का अपोज करता है L। और करंट, चेंज इन करंट का मतलब क्या है, बेसिकली di/dt तो है, यानी di/dt का अपोज करेगा L। तो अगर मैं सीरीज में एक L लगा दूं तो यानी अगर कुछ di/dt बढ़ने से, अचानक di/dt बढ़ने से अगर SCR को तकलीफ हो सकती है तो L उससे बचा लेगा। 16 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इन्वर्टर कन्वर्ट करता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है पर कई बार पूछा गया है ये बेसिक क्वेश्चन भी। छोटा एग्जाम हो चाहे बड़े एग्जाम हो, जगह जगह आप लोगों को ये दिख जाएगा, इतना बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन्वर्टर क्या करता है, DC को AC में बदलता है। घरों में इन्वर्टर लगे हुए हैं, बैटरी से अपन अपने पंखे चला लेते हैं। बीच में क्या होता है, इन्वर्टर, जो क्या करता है, DC जो बैटरी में स्टोर्ड है उस DC को कन्वर्ट करके AC में कन्वर्ट कर देता है। AC सप्लाई से हमारे घर के लाइट पंखे चल जाते हैं। वहाँ से भी आप इसको कर सकते थे। आ जाओ 18 नंबर क्वेश्चन पे। स्टेप अप चॉपर की बात हो रही है जिसमें इनपुट वोल्टेज दिया जा रहा है VS और अल्फा उसकी ड्यूटी साइकिल है। तो अब इसका आउटपुट वोल्टेज क्या करें, बेसिकली ये फॉर्मूला होता है स्टेप अप का, ये अपन को याद होना चाहिए। और अगर मान लो आपको ये याद भी नहीं है तो इतना तो हमें याद होना चाहिए कि बटे में आएगा ये, क्योंकि हम उसकी डेरिवेशन करते हैं, पढ़ते हैं, तो इतना तो एक्सपेक्टेड है हम लोगों से कि जब हम कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमें याद होगा। तो अगर हमें इतना सा भी याद रह जाता है कि नीचे की डिनोमिनेटर में आएगी ड्यूटी साइकिल की टर्म, ये तो तय है। तो ये दोनों आंसर तो वैसे ही गए,
कन्फ्यूजन आपको कहाँ हो सकता है कि 1 प्लस अल्फा है या 1 माइनस अल्फा। तो एक बात तय है कि अल्फा जो होता है ना वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। ड्यूटी साइकिल हमेशा 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होती है। तो अगर मान लो ड्यूटी साइकिल 0.5 है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं यहाँ 0.5 रखूँगा तो 1 प्लस 0.5 यानी VS बटा 1.5 यानी VS से छोटा हो गया वो। तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज निकला वो क्या निकला, VS बाय 1.5। और एक अगर मैं डी ऑप्शन में रखूँ तो वो क्या निकलेगा, VS बाय 1 माइनस 0.5 यानी 0.5। जाहिर सी बात है ये बड़ा है, ये बड़ा है और अपन से पूछा जा रहा है स्टेप अप, तो आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है। SCR फायरिंग एंगल में अगर अपन चेंज करते हैं तो आउटपुट में चेंज होता है। SCR रेक्टिफायर की बात करें तो यहाँ पूछा जा रहा है कि SCR रेक्टिफायर में अगर फायरिंग एंगल को घटाया जाए तो आउटपुट वोल्टेज पर क्या असर पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है, ये हमारी इनपुट वेवफॉर्म है, AC, और मेरे को रेक्टिफाई करके ये बनानी है, फुल वेव रेक्टिफायर बना लेता हूं मैं। अगर मान लो फायरिंग एंगल यहां पर है 90, तो यानी ये इसके बाद चालू होगा कंडक्ट करना। अब जब आप एवरेज वोल्टेज निकालोगे आउटपुट का, ये अपना V आउटपुट है जब अल्फा बराबर 90 डिग्री है। इसी की बजाय अगर मैं एक दूसरी वेवफॉर्म देखूं जिसमें अल्फ़ा 90 की जगह मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं, 45 कर देता हूं, ये मान लेता हूं मैं अल्फ़ा। अगर मैं यहां पर अल्फ़ा मान लूं यानी यहीं से कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं अपन, आप फुल वेव हाफ वेव किसी के भी साथ कंपेयर कर सकते हैं इसको। ये तो अब देखो यहाँ अल्फ़ा क्या है, 45 डिग्री। क्वेश्चन क्या था अपना, अगर फायरिंग एंगल डिक्रीज हो तो फायरिंग एंगल अपन ने डिक्रीज किया और टोटल अमाउंट ऑफ वेवफॉर्म जो कंडक्ट करी वो बढ़ गई, तो यानी यहाँ पर एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज V आउटपुट ज़्यादा होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो ये ज़्यादा ही आएगा, इसका एवरेज निकालेंगे तो कम आएगा। और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फिर तो कहना है क्या, फॉर्मूले में आप डाल के देख लो कोई भी दो अल्फ़ा 90 45, आपको पता ही चल जाएगा। यहाँ आ जाओ, 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, ईच डायोड के अक्रॉस कितना PIV आएगा। बेसिकली ये जो यहाँ पर P/V दे रखा है ये PIV है। PIV क्या होता है, अब ये PIV होता है पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज। वो I को स्लैश बना दिया इन्होंने, मिस प्रिंट कर दिया। बेसिकली क्या है कि मैंने यहाँ लिख भी रखा है हिंट, लाइन वोल्टेज का मैक्स वैल्यू, यानी 3 फेज जब हम रेक्टिफायर की बात करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर की, हाफ वेव रेक्टिफायर आपको याद होगा इस प्रकार का बन जाता है। ये डायोड का हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, यहाँ पर ये लोड हो गया, यहाँ पर अपन ने इनपुट दे रखा है R फेज, B फेज और Y फेज यहाँ कनेक्ट कर रखा है, ये हमारा न्यूट्रल से कनेक्ट कर देना। तो जब एक जो भी VR V/V में से सबसे ज़्यादा वोल्टेज जिस फेज का होगा वो थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा होगा, बाकी दो के अक्रॉस रिवर्स बायस का वोल्टेज आएगा, वो मैक्सिमम पीक इनवर्स रिवर्स बायस कंडीशन में मैक्सिमम वोल्टेज कितना आएगा उसी को अपन PIV बोलते हैं। तो बेसिकली वो क्या आता है, वो आता है लाइन वोल्टेज का मैक्सिमम। PIV जो होता है वो होता है मैक्स ऑफ लाइन वोल्टेज ठीक है। और मैक्सिमम ऑफ लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा, अगर मैं VM बोल रहा हूं
फेज वोल्टेज का, तो √3 VM अपना क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज का मैक्सिमम, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर इफ इनपुट वोल्टेज इज 400 साइन 314T, 314T वही हो गया अपना 2πf, पाई तो हो गया 3.14, 2 और इंटू एफ होगी 50, तो वो साइन ओमेगा टी हो गया बेसिकली, और कुछ नहीं है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के लिए। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज फॉर ए फायरिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री क्या हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, Vm/2π 1 + cos अल्फा। अगर आपने सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा है तो ये फॉर्मूला आपने जरूर देखा होगा। तो इसमें Vm क्या है अपना 400/2π 1 + cos अल्फा बोला जा रहा है अपन, 60 डिग्री, तो cos 60 हो गया हाफ, तो ये हो गया 3/2, 2 और 2 ये हो गया 2 × 4 और ये हो गया 100, तो ये हो गया 300/π। आंसर हो गया अपना क्या, सी। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22। 3 फेज डायोड रेक्टिफायर है, 440 वोल्ट इनपुट वोल्टेज है। इफ लोड इज प्योरली रेजिस्टिव द एवरेज आउटपुट डीसी वोल्टेज अक्रॉस द लोड विल बी। बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है, देखो और कुछ दिया नहीं है, 440 वोल्ट अपन को बोला है, तो सबसे पहले तो मैं 440 वोल्ट अगर मुझे कुछ बोला नहीं है इसके बारे में, तो एक तो मैं इसे नहीं लाइन वोल्टेज मानेंगे अपन इसको, और RMS वैल्यू मानेंगे। तो VL RMS हो गया ये। अब अगर मैं इसमें √2 मल्टीप्लाई कर दूं, √2 मल्टीप्लाई किया मैंने किसमें, VL RMS में, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज हो गया लाइन वोल्टेज का पीक वैल्यू। ठीक है। और इसमें अगर मैं √3 का भाग दे दूं, इसमें भाग दे दूं मैं √3 का, डिवाइड बाय √3, तो √2 VL RMS डिवाइड बाय √3, ये अपना क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू किसकी, फेज वोल्टेज की। ठीक है। फेज वोल्टेज की पीक वैल्यू हो गई। इसको अगर मैं VS बोल दूं, तो ये VS को लेकर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 3 फेज के लिए DC निकालने का, एवरेज DC, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट बोल सकते हो आप इसे, या VDC लिख देते हैं अपन। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल 3√3/π VS। ठीक है, यानी कि ये चीज़ रख दो यहाँ पर। और 440 वोल्ट क्या माना था अपन ने, लाइन RMS, तो 3√3/π इंटू √2/√3 और VL RMS क्या है 440। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका निकलेगा क्या, इसको सॉल्व करते ही आ जाएगा 594.11 कुछ आता है ये वोल्ट्स। तो अपना आंसर आ जाएगा A 594.20। ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा टिपिकल था, अज्यूम वाली बात है कि जनरली क्या माना जाता है, वोल्टेज को लाइन वोल्टेज और RMS माना जाता है। SMPS किस सिद्धांत पर काम करती है, SMPS चोपर के सिद्धांत पर काम करती है, क्योंकि SMPS में भी हाई स्पीड पर सर्किट ऑन ऑफ किया जाता है और कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी को आउटपुट में रेगुलेटेड सप्लाई के रूप में दिया जाता है। रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट में आप मैक्सिमम कितना फायरिंग एंगल अचीव कर सकते हैं, 90 डिग्री, और अगर RC सर्किट का इस्तेमाल करोगे तो 180 डिग्री इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर R की जगह RC पूछा होता तो C आंसर होता, पर R रेजिस्टेंस फायरिंग पूछी है इसलिए आंसर हो जाएगा B। ठीक है। कौन सी कम्यूटेशन टेक्निक इस्तेमाल की जाती है,
विच कम्यूटेशन टेक्निक, अब कम्युनिकेशन लिख दिया पर बेसिकली कम्यूटेशन टेक्निक के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन भी आप देख सकते हो, तो कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। सीरीज इन्वर्टर में कौन सी कम्यूटेशन टेक्निक यूज़ की जाती है? लोड कम्यूटेशन। जो लोड करंट फ्लो हो रहा है वो ही कम्यूटेट कर देता है करंट थायरिस्टर को नेक्स्ट थायरिस्टर के इनकमिंग से पहले। हाउ मेनी नंबर ऑफ SCRs आर यूज्ड इन सिंगल फेज मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर? सिंगल फेज मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर का आपको सिर्फ डायग्राम देखना है, डायग्राम देखते आपको पता चल जाएगा। 4 डायोड या 4 SCR यूज होते हैं उसमें। स्टैटिक यूपीएस में क्या होते हैं, क्या होना चाहिए? यूपीएस जब लिखा हुआ आ गया तो सीधी बात है कि उसमें रेक्टिफायर इन्वर्टर दोनों होना चाहिए। रेक्टिफायर तो बैटरी चार्ज करेगा और बैटरी से वापस जो बैटरी में डीसी स्टोर हुई है उस डीसी से वापस एसी बना के इन्वर्टर अपनी मदद करेगा एसी यूज़ करने में। तो एक स्टैटिक यूपीएस में इन्वर्टर रेक्टिफायर दोनों होने चाहिए। आखिरी के 3 क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। एप्लीकेशन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर इंक्लूड्स। साइक्लो कन्वर्टर बेसिकली क्या करता है? साइक्लो कन्वर्टर में सिंपल सा फंडा है कि इनपुट सप्लाई, इनपुट भी एसी दी जाती है, इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, ये भी एसी होती है, ये भी एसी होती है। बात क्या है, यहाँ कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी इनपुट दी जाती है और यहाँ जो मिलती है वो वेरिएबल मिलती है। ठीक है, तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कहाँ कहाँ उपयोगी है? स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी ड्राइव में बिल्कुल है, स्टैटिक वार कंपनसेशन में भी है। फ्रीक्वेंसी को वेरी करके आप ओमेगा चेंज कर सकते हैं, जे ओमेगा एल जे ओमेगा सी से आपका स्टैटिक वार कंपनसेशन कंट्रोल हो सकता है। इंडक्शन हीटिंग में भी है, फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन से अपन इंडक्शन हीटिंग जो है, क्योंकि वो हिस्टेरिसिस लॉसेस की वजह से होती है, एडी करंट लॉसेस की वजह से, वहाँ पर अपन फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करके लॉसेस घटा बढ़ा सकते हैं और इंडक्शन हीटिंग में वेरिएशन ला सकते हैं। तो साइक्लो कन्वर्टर बेसिकली तीनों जगह यूज होता है। साइक्लो कन्वर्टर क्या है? अगर आप इसका आंसर दे देते हैं ऊपर वाले का तो नीचे वाले का तो आंसर इसका मतलब आपको पता ही है, वो सिंगल स्टेज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके ही अपन ये तीनों एप्लीकेशन में अपनी साइक्लो कन्वर्टर की उपयोगिता आजमा पा रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन, आइडियल रेगुलेटेड पावर सप्लाई इज वन विच हैज़ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ। बेसिकली आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन की जहाँ भी बात आती है वहाँ आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए? 0%। 0% का मतलब कि जितना आउटपुट होना चाहिए उतना ही आउटपुट हमें मिला, कोई डिफरेंस नहीं है। वोल्टेज रेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई के बारे में अगर मैं कहूँ तो बेसिकली रेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई क्या होती है कि एक वोल्टेज सप्लाई प्लस माइनस V वोल्ट मान लीजिए वोल्टेज सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज है, और जैसे ही मैं इस पर लोड लगाता हूँ तो जब यहाँ करंट फ्लो होएगा तो इस करंट की वजह से एक इंटरनल ड्रॉप भी होएगा और उस ड्रॉप की वजह से हो सकता है ये V घट जाए। यानी विद लोड और विदाउट लोड वोल्टेज में क्या डिफरेंस है उसका रेशियो विदाउट लोड कंडीशन में, उसको अपन कहते हैं क्या? वोल्टेज रेगुलेशन। तो आइडियल केस में क्या होना चाहिए? करंट कितना ही बढ़े या कितना ही कम हो, करंट में कुछ भी वेरिएशन हो, अपने टर्मिनल वोल्टेज में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, है ना। इसीलिए जो डिफरेंस है वोल्टेज का वो 0 होना चाहिए, इसलिए 0% आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन की सिचुएशन है। तो ये हमारे 30 बड़े ही अच्छे क्वेश्चन थे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के। अब आ जाती है बात जो हमारे राजस्थान के पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में। आगे भी एग्ज़ाम होंगे तो मैं कुछ वेबसाइट्स के नाम लिख रहा हूँ। एक तो ये gtu.mcq, एक examveda.com, एक है अपना grabstudy.com और एक है इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन .blogspot। इस पर इन चारों साइट पर आप ज़रूर देखें, आने वाले सभी पेपर्स में इनमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो जो भी सब्जेक्ट आप MCQ तैयार कर रहे हैं उसमें आप उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन इन चारों साइट्स पर ज़रूर ढूंढें। सब्जेक्ट का टॉपिक का नाम डाल के ढूंढ लें, भले मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये अपना 30 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस करे आज, और BTR वालों के लिए मैंने आप लोगों को एक हिंट दिया है कि इन साइट्स को आप ज़रूर देखें। साथ ही साथ
ये आपकी फाइनल आंसर की है। किसकी आंसर की है ये? BTER से जो स्पेशल एग्ज़ाम हो रहे हैं, स्पेशल एग्ज़ाम 2021 EE 301 पावर EC एंड ड्राइव्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्राइव्स जो आपका सब्जेक्ट है, जो अभी हुआ है आपका एग्ज़ाम कब हुआ ये? 13 जनवरी 2021 में इसकी आंसर की है। आप लोग आराम से अपने आंसर्स चेक करिए और अनुमान लगाइए कि दोबारा एग्ज़ाम देना है या आप पास हो गए इस बार। ठीक है, बस डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लेना, वो 4 लिंक मैं डाल दूंगा वेबसाइट्स के, उनको आप बार बार देखते रहें आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ओनली विद BD Job Academy। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अरे राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। अरे सबर बंद में जोत का वासा, राम को सुमरा।